सभी सूधीजनों को नमस्कार। आज हिंदी के 10 प्रिय कवियों की श्रृंखला में मैं चौथे कवि के बारे में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो हिंदी के चौथे कवि वही हैं जिनके बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। आप सभी ने सही अनुमान लगाया। मैं बात कर रहा हूँ बिहारी की। मैं बात कर रहा हूँ बिहारी की। मैं कहूँगा महाकवि बिहारी। मैं महाकवि बिहारी की बात कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन जब अपने प्रारंभिक दौर में था, उस समय 3 प्रमुख आलोचक मिश्र बंधु, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र और लाला भगवान दीन BA। ये एक इतर बात है, फिर भी मैं बता दूं। अब उस समय MA और BA का क्या इम्पोर्टेंस था, आप इसी से समझ सकते हैं कि लाला भगवान दीन अपने नाम में BA लगा रहे हैं। खैर, पुनः अपने प्रसंग पर वापस आते हैं या अपने विषय पर वापस आते हैं। तो महाकवि बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। वे जयपुर के राजघराने के आश्रित कवि थे और आगे हम देखेंगे कि जब आप लेखन या कवित्व करने को अपनी आजीविका बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आश्रयदाता और या आधुनिक युग में कहिए अपने पाठक या लेखक, उनकी इच्छाओं के प्रति उनकी इच्छाओं का समादर करना पड़ता है। और ये समादर कब आपकी लेखन क्षमता को प्रभावित करने लगता है और कब आप अपने सामाजिक उद्देश्य से भटक जाते हैं। छोटी बहुत बड़ी बात ही होगी, लेकिन महाकवि बिहारी की जो दोहे हैं, उन्हें आप देखें तो हमें ये नज़र आता है। तो इसलिए बेहतर है आगे जो भी भविष्य के उपन्यासकार या साहित्यकार हैं, यदि वे निष्ठावान भी रहना चाहते हैं अपने लेखन के प्रति और अच्छा लेखन करना चाहते हैं, तो वे लेखन को अपना पेशा बनाने से बचें। लेखन करें, शौक़ से लेखन करें, पूर्णतः समर्पित होकर के लेखन करें, लेकिन धन कमाने का मार्ग कुछ दूसरा हो, जैसे बिजनेस हो, नौकरी हो। आप अपनी पसंद के अनुरूप नौकरी कर सकते हैं जिसमें कंपैरेटिवली काम कम हो। जैसे प्रीमियर जॉब्स वगैरह आप नहीं करिए यदि उस प्रकार से आपको लेखन वगैरह को अपना शौक़ है आपका, या इतिहास पढ़ना या इतिहास लेखन जो भी आप कहें, या साइंस, किसी भी क्षेत्र में आपका शौक़ हो, तो आप बहुत ज़्यादा बिजी रखने वाली जॉब से बचें। अपने पैशन को ज़िंदा रखिए, अपने पैशन को जिए। तो खैर, हम लोग महाकवि बिहारी की चर्चा कर रहे थे। एक दोहे से मैं शुरुआत करूँगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। दरअसल है ये कि महाराजा जयसिंह ने नया विवाह किया था। बहुत सारे विवाह पहले होते थे, उसमें षोडशी तरुणी से उन्होंने विवाह किया था। तो वे रतिमहल से बाहर आ ही नहीं रहे थे। वैसे स्थिति में बिहारी को ही भेजा गया। तो बिहारी ने जोरों से ये दोहा पढ़ा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। यानी नहीं न तो अभी पराग है, नहीं मधुर मधु है, नहीं विकास ये हुआ है, अभी तो कली ही है।
अभी से आप कली से ही इतने बिंद गए हैं, तो आगे आपकी क्या स्थिति होगी। तो जयपुर महाराज को बहुत ग्लानि का एहसास हुआ और वे अपने रति महल से निकल के आए और उन्होंने राजकार्यों पर ध्यान देना शुरू किया। तो सोचिए दोहे में कितनी शक्ति है। आगे एक और दोहे के माध्यम से हम लोग बिहारी की रचना क्षमता कि किस प्रकार से उन्होंने क्रियापदों का संगुम्फित प्रयोग किया है, ये इसके लिए बहुत बड़ी प्रतिभा की ज़रूरत होती है। इस दोहे को देखें। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में होत है नैनन ही सब बात। तो इसमें कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रियापदों का संगुम्फित प्रयोग है। इसमें यदि आप एक निकाल भी दें तो भी 7 क्रियापदों का तो एकदम से लगातार संगुम्फित प्रयोग है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। नायक नायिका से मिलने के लिए कहता है। नटत यानी नायिका मना कर देती है। नायक नायिका की इस अदा पर, यानी जिस अदा से वो मना करती हैं उस अदा पे रीझ जाता है। नायिका को आशा थी कि वो मना करेगा तो नायक निराश हो जाएगा, लेकिन नायक को प्रसन्न देख करके, चूँकि रीझ गया है तो प्रसन्न देख करके वो खींच जाती है। फिर मिलत खिलत लजियात, यानी फिर से उन लोगों के नयन मिलते हैं। अब ये प्रेमी प्रेमिका हैं तो नैनों का मिलना तो होगा ही, तो फिर से उनकी आंखें मिलती हैं, खिल जाती हैं। क्योंकि खींचना तो पल भर का है, खींचना तो पल भर का है। प्रेम में जब प्रेम हो तो खिलना ही जो है उसकी परिणति है, और खिलना ही उसकी स्वाभाविक परिणति है, ये कहा जाए तो नायक नायिका दोनों खिल जाते हैं और नायिका लजा जाती है। देखिए ये किस प्रकार से इन 8 क्रियापदों के माध्यम से उन्होंने प्रेम को साकार रूप दे दिया है। फिर भरे भवन में होते हैं नैन नहीं सब बात, यानी घर सबसे भरा हुआ है, बहुत सारे लोग, लेकिन आँखों के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें होती। तो रीतिकाल था, सीधी सी बात है कि सामंती समाज था, तो सामंती समाज है तो लेखन में भी सामंती प्रभाव तो नज़र आएगा ही। तो हमें किसी भी कवि को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप ही परखना चाहिए, या अपनी परिस्थितियों के अनुरूप ही उनका विश्लेषण करना चाहिए, उनके साहित्य का विश्लेषण करना चाहिए। तो इसीलिए मैं महाकवि बिहारी कह रहा हूँ। उनमें भक्ति भी थी, भक्ति रस भी था, भक्ति भी उनमें एक भक्त के भाव से भी उन्होंने रचनाएं की हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित ज्योति होई। यहाँ वे एक भक्त के हिसाब से दोहा रच रहे हैं, लेकिन यहाँ भी अपना चमत्कार कौशल वे छुपा नहीं पाते। तो यहाँ भी बिहारी ने राधा जी की स्तुति की है। उन्होंने राधा जी से प्रार्थना की है कि इस संसार में जो भी कष्ट और बाधाएं आने वाली हैं मेरे सामने, हे राधा रानी उन्हें दूर करिए, और जिनके शरीर की कांति से श्याम यानी कृष्ण हरे हो जाते हैं, यानी कृष्ण खिल जाते हैं, कृष्ण खुश हो जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हमारे रीतिकालीन श्रृंगार का वर्णन है। और मैं किसी भी यदि पूर्णतः साहित्य के दृष्टिकोण से मैं देखूं तो इसमें कहीं भी कोई बुराई नहीं है। ये
अपने दायरे में रहते हुए, यानी अश्लीलता के दायरे को पार नहीं करते हुए, किस प्रकार से बिहारी ने इन दोहों में संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है। विरह श्रृंगार का वर्णन कभी बाद में बातें करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, यानी जिसको ओवर एक्टिंग कहते हैं, उसी प्रकार से उसके उपयुक्त शब्द मुझे अभी नहीं ये मिल रहा है। तो लेकिन विरह श्रृंगार में तो सामान्यतः नायक या नायिका के विरह का वर्णन करने के लिए कभी अतिशयोक्ति तो करते ही हैं। जैसे तुलसी खुद लिखते हैं, स्वयं लिखते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, क्या देखी सीता मृगनयनी। जब सीता जी का हरण हो जाता है तो राम खगमृग यानी जंगल में हर एक जीव जंतु और पेड़ पौधों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने हिरणी के नेत्रों के समान सीता को, माने सीता जी जिनके नेत्र हिरणी के नेत्रों के समान हैं, क्या उन्हें देखा है? तो क्या ये अतिशयोक्ति नहीं है? तो जब कोई कवि अपने कवित्व का प्रदर्शन कर रहा है, सामान्यतः कवित्व का प्रदर्शन करने या अपने भावों को व्यक्त करने के लिए लिखी जाती है, उसमें कुछ इस प्रकार की अतिशयोक्तियाँ, और अतिशयोक्ति एक अलंकार है, तो इसका प्रयोग किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो रीतिकालीन समाज था, सामंती समाज था, सामाजिक मूल्य जो है वो अपनी अधःपतन की अवस्था में थे। तो जो साहित्य निकल करके सामने आएगा, हमें उसका एनालिसिस भी उसी परिवेश को ध्यान में रख कर करना चाहिए। यदि कवि ने कविताएं की हैं, यदि कवि ने दोहे रचे हैं, तो उनके कवित्व शक्ति पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। तो अभी हमने महाकवि बिहारी पर चर्चा की, और शुरुआती जो 3 आलोचक थे, मैंने बताया है कि कौन बिहारी और देव में कौन हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि है। इस पर बहुत लंबी चर्चा 15, 20, 30 सालों तक चली थी। तो बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए तो उन्होंने लोकमंगल और समन्वय के धरातल पर तुलसी को प्रतिष्ठित किया और उन्हें हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो निश्चित रूप से जब शुरुआती लोग चर्चा कर रहे थे बिहारी पे, तो यानी बिहारी हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि हैं या नहीं, तो निश्चित रूप से महाकवि बिहारी में कुछ बातें तो होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो कुछ लंबा हो गया, क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे वाले वीडियो में हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तकों में से कम हिंदी कविता में यदि कहें तो हिंदी कविता को आधुनिक भावनाओं से जोड़ने वाले कवियों में से यदि कुछ कवि होंगे तो उनमें से मैथिली शरण गुप्त हैं। तो हम लोग इसके बाद मैथिली शरण गुप्त पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और इसका प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।